नमस्ते दर्शकों, फिर से स्वागत है आपका अ पॉजिटिव डायलॉग के एपिसोड 2 में। आप सब जानते हैं जिस समाज में हम रहते हैं, हमारे चारों तरफ इतने सारे लोग हैं और उन लोगों के रूप में बहुत सारी कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। पर बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जो कभी सुनी और सुनाई नहीं जाती। तो ऐसी ही कोशिश है आज के इस एपिसोड में। 2 ऐसी कहानियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो त्याग की पराकाष्ठा हैं। हम सब जानते हैं माँ शब्द जो है, इसकी महिमा का अगर हम वर्णन करने लगें तो शायद शब्दकोश के शब्द भी खत्म हो जाएंगे। माँ एक सृष्टि को जन्म देती है, सृजन करती है, इस पूरी कायनात को चलाती है, लेकिन ये सब तो प्रकृति ने दिया है। इसके अलावा और किस हद तक माँ जा सकती है, ऐसी एक माँ से मैं आज आपको मिलाऊंगी। आज के इस एपिसोड में न सिर्फ एक माँ की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, पर एक ऐसी बहन की कहानी भी सुनाऊंगी जिसने शायद त्याग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए होंगे। और इस तरह का त्याग विरला ही कोई करता है इस जगत में। अक्सर महिलाओं के साथ खूबसूरती शब्द को जोड़ा जाता है, पर असली खूबसूरती क्या सिर्फ चेहरे की है, या सच में खूबसूरत वो है जिसका दिल खूबसूरत है, जिसकी आत्मा सुंदर है। ऐसी ही 2 बहुत ही खूबसूरत महिलाएं मेरी मेहमान हैं और इन 2 खूबसूरत महिलाओं से बहुत ही प्यारी इंसान हैं जो मैं आज आपसे मिलाती हूँ। स्वागत है आप दोनों का मेरे स्टूडियो में। मेरे साथ है मधु खुराना जी और मेरे साथ है रेखा गुजर जी। स्वागत है आप दोनों का बहुत बहुत। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ हमारी प्यारी सी मेहमान मधु खुराना जी के साथ। मधु खुराना जी खुद ही आपको अपनी एक कहानी सुनाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि मधु खुराना जी का एक बेटा है और उनका बेटा अनफॉर्चुनेटली बीमार था। अब ये मैं आप जानेंगे हम मधु जी से क्या था बीमारी की वजह। मधु खुराना जी ने अपने बेटे के जीवन दान के लिए उन्हें अपनी किडनी दान दी। मधु खुराना जी प्लीज़ बताइए दर्शकों को अपने बेटे के बारे में। क्या बीमारी थी, जन्म से थी या कैसे हुआ, और पूरा ये प्रोसेस, फिर आपने कैसे डिसाइड किया किडनी देना उसको। हाँ जी, मेरा बेटा अभी 35 इयर्स का है, लेकिन जब वो पैदा हुआ था तभी डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसकी किडनीज जो हैं वो पुअर फंक्शन में हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आपको इसका किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होगा। डॉक्टर्स ने जन्म के समय ही बता दिया? हाँ जी, जन्म के समय ही बता दिया था कि बच्चे की दोनों किडनीज जो हैं वो पुअर फंक्शन में हैं, तो आगे आने वाले टाइम में इसका किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। अच्छा। तो हम लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गए थे और दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुआ था और उन्होंने बोला था कि हम लोग यहाँ पे जैसे कि लीगल है कि फैमिली में से ही दे सकते हैं। अच्छा, तो फैमिली के बाहर नहीं दी जा सकती? नहीं, लीगल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इंडिया में इस चीज़ का है। ओके। तो मैं उसके लिए पूरी प्रिपेयर थी कि मैं मदर हूँ और मेरे सारे टेस्ट जो हैं वो 100% रहेंगे और मैं ही किडनी दूंगी, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप मेरे बच्चे से मैच भी होता था। ओके। तो जब तक डॉक्टर्स ने उस किडनी को, जो उसकी नेचुरल किडनीज थी, उसको बचा सकते थे, तो उसको प्रोसीजर को करते करते, जो भी उनके अपने टेस्ट वगैरह था वो सब करते करते 17 साल बीत गए थे इस चीज़ को। 17 साल तक हम लोग वही ट्रीटमेंट में रहे और उसके जो भी सर्जरीज, छोटी मोटी सर्जरीज वो लोग पीडियाट्रिक्स में करते रहे। नहीं तो मधु जी, सवाल है मेरा कि क्या एक खास एज के बाद ट्रांसप्लांट होता है, इसलिए 17 साल तक इंतजार किया गया? कुछ ये भी क्राइटेरिया था कि थोड़ा सा जैसे बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो जाए पूरी। अच्छा, पूरा एक मैच्योर बॉडी। हाँ, मैच्योर भी, या फिर अभी उनको नहीं लगा, उनको लगा कि अभी नेचुरल किडनीज के साथ चल रहा है, जब तक चल रहा है। तो जब बिल्कुल वो नहीं चल पाएगा तो हम ट्रांसप्लांट करेंगे। फिर जब वो 17 साल का हुआ तो फिर उसका फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया। तो उसके लिए मेरे भी सब टेस्ट वगैरह हुए, मेरे बेटे के साथ मेरे सब मैच जो भी इनके उसमें आते हैं क्राइटेरिया जो है, उसमें मेरे सारे टेस्ट इसके साथ में पूरे मैच थे।
100% रिजल्ट था। और डॉक्टर्स ने ये बात बोली भी थी कि आपकी किडनी बहुत हेल्दी किडनी है और हम इस चीज़ के लिए होप करते हैं कि आगे बहुत मतलब लंबा जाएगा किडनी का। अच्छा, तो मधु जी ये सब तो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया होगा कि एक किडनी पे आप आराम से सर्वाइव कर सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी। और ये भी एक क्राइटेरिया रहता है कि ब्लड मैच होना जरूरी है। जरूरी है। तो माँ या बाप दोनों में से एक का तो जरूर होता होगा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा तो शायद कुछ कभी नहीं क्रॉस होता। मैच होते हैं, कुछ HLA मैच करना होता है, टिश्यूज मैच होते हैं, सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, अंदर के जो टिश्यूज होते हैं, HLA बोलते हैं, DSA, ये सब चीजें मैच होनी आपके बहुत हस्बैंड जरूरी ने है। भी कराया था? नहीं, मेरे मैच? हस्बैंड का ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं होता था ना। अच्छा अच्छा, नहीं वही मैं पूछ रही हूँ कि आप दोनों ने मैच कराया तो हाँ जी, आपका मैच हुआ? मैच हुआ मेरा। अच्छा अच्छा। तो और वैसे भी मैं पिछले जब से ये पैदा हुआ था तो मैंने पूरा माइंड सेट किया हुआ था कि मैं ही अपने बेटे को किडनी दूंगी, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी मैच होता है और माँ से बेटर कौन, मतलब क्या। अच्छा, तो आपका एक ही बेटा है? हाँ जी, मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा, वो बिल्कुल बेटियां ठीक हैं है। दो। हाँ जी, वो बिल्कुल वो बड़ी ठीक थी हैं। या बड़ी हैं वो दोनों। बड़ी 2 ये बेटियां? छोटा है अच्छा सबसे। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए सब कुछ हम लोगों ने तैयारी कर ली थी। ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन ऑन टेबल हमारी बैड लक या क्या था, ऑन टेबल किडनी रिजेक्ट हो गई। बेटे को जैसे ही उन्होंने किडनी लगाई तो विद इन 10 और 12 आवर्स में उन्होंने ये बता दिया कि किडनी बॉडी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और ये पूरी बॉडी इसकी स्वेल करती चली गई और यूरिन पास नहीं हुआ, तो उसकी किडनी रिजेक्ट हो गई थी। तो उन्होंने फिर इसकी सर्जरी करके वापस किडनी निकाल दी थी। मैं तो दे चुकी थी किडनी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपने अगर रिजेक्ट हो गई तो डेड वापस आपको? नहीं, वो किडनी डेड हो गई ना। जैसे ही उन्होंने लगाई तो जैसे ही ब्लड सर्कुलेट हुआ अंदर, ब्लड क्लॉट हुआ और किडनी रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट मतलब कि किडनी डेड हो गई ना, वो फिर वो यूज़ नहीं हुई। उसके बाद में फिर उन्होंने वापस, बच्चा डायलिसिस पे आ गया। अगले दिन से फिर से उसके डायलिसिस शुरू हो गए, जो पिछले 1-2 साल से चल रहे थे, वापस सेम कंडीशन पे आ गया था। डायलिसिस किस एज से शुरू हो गए थे आपके बेटे? डायलिसिस उसके ट्रांसप्लांट होने से 1 साल पहले, मतलब जब ये 16 साल का था। तो 1 साल ये डायलिसिस पे रहा, 1-1.5 साल डायलिसिस पे रहा, फिर उन्होंने इसकी ट्रांसप्लांट किया था। तो मधु जी फिर इस सारे प्रोसेस में पैसा भी काफ़ी खर्च हुआ? पैसा तो बहुत ज़्यादा, बहुत पैसा, मतलब अनलिमिटेड। ऑर्गन भी गया, पैसा भी। Hats off to you। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ ये बात कि जब मैं पहली बार मधु जी से मिली तो मैंने देखा मधु जी के सर पे एक भी बाल नहीं था। और महिलाओं को बिना बालों के देखना एक अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। तो इनको देख के मेरे दिमाग में आया कि शायद कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकती है मधु जी को। लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगी थी और तिरुपति बालाजी में अपने बालों का दान दिया था। लेकिन अब आप ये कहानी सुन रहे हैं कि ना सिर्फ बालों का दान दिया था, उन्होंने अपना ऑर्गन भी डोनेट कर दिया। और दुखद और मिसफॉर्चून, रियली वेरी सैड, के दान देने के बाद भी अपनी बॉडी का एक पार्ट वो बच्चे को नहीं सूट कर पाया। फिर क्या हुआ मधु जी? अभी आपका बच्चा कितने साल का है और ये कब की घटना है जब आपने अपनी किडनी दी थी? जब मैंने अपनी किडनी थी उस टाइम पे वो 17 साल का था और 2006 की बात है ये। 2006 मतलब 17-18 साल हो चुके हैं। 17-18 साल हो चुके हैं। फिर डॉक्टर्स ने हमारा नाम, कैडेवरिक ट्रांसप्लांट का एक इनका लिस्ट बनता है हॉस्पिटल्स में। कैडेवरिक क्या होता है? कैडेवरिक पेशेंट्स होते हैं जो ब्रेन डेड पेशेंट्स आते हैं, एक्सीडेंटल केस आते हैं कि जिनका सिर्फ ब्रेन मतलब डेड हो चुका है, बॉडी लेकिन चल रही है, तो उसके लिए फिर घर के लोग ऑर्गन डोनेट्स कर देते हैं, बॉडी डोनेट कर देते हैं, जिसमें कि बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं। एक बॉडी से 12 लोगों को लाइफ मिलती है। उसमें किडनी भी है, हार्ट भी है, लिवर भी है, लेकिन जब तक सांस चल रही है कि पेशेंट की कैडेवरी की, तब तक वो सारी चीज़ें वो निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये कितनी देर का, कितना डिस्टेंस होना, मतलब कितनी देर तक ये प्रोसेस हो सकता है डेथ होने के बाद? 4 से 6 घंटे के अंदर 4 से 6 घंटे के वो चीज़ें ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए। तो जो ये भी वो लेते हैं। आजकल हम लोग सुनते हैं कि लोग खुद ही अपनी विश मरने से पहले जाहिर कर देते हैं कि मैं अपने मरने के बाद। तो अगर किसी ने विश नहीं जाहिर की है तो उसके घर वाले भी है, उसके बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं। सब लोग डिसीजन लेके उस टाइम पे, और ये बहुत अच्छे कॉज के लिए होता है।
उस टाइम पे इतने अवेयर नहीं थे लोग। जब मेरे बेटे को किडनी मिली थी जी। तो 25 साल का एक लड़का था, वो आया था, ब्रेन डेड था, उसका एक्सीडेंटल केस था। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने हमारे को एक किडनी दी थी और एक किसी और को, मतलब वो जो 2 किडनियाँ होती हैं वो एक दी जाती है, 2 लोगों को दी जाती हैं, क्योंकि एक किडनी से चल जाती है बॉडी ना। अच्छा, तो दो फिर किडनी 2 लोगों को लगा हाँ दी जी, जाती है। तो मेरे बेटे को उन्होंने फिर प्रायोरिटी बेसिस पे रखा था कि पेरेंट्स ने दे दी है और घर में कोई और देने वाला नहीं है, तो उन्होंने मेरे बेटे को प्रायोरिटी बेसिस पे रखा और किडनी हनी को लगा दी थी। आपके रिजेक्शन के 1 साल बाद? हाँ जी, 1 साल के बाद में। अच्छा। फिर वो किडनी ने 6-6.5 साल काम किया। और मेरा बेटा तब उसने सब अपनी पढ़ाई भी पूरी करी, एनिमेशन का कोर्स भी किया, कॉलेज ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया उसने उस 6-6.5 साल के बीच में। लेकिन वो एक होता है ना कि जब किडनी लग जाती है और आप थोड़ा सा अच्छा भी फील करते हो और लगता है कि अब हम फ्री हैं, अब हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। और उसकी यंग एज थी बिल्कुल बच्चे की, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखनी होती हैं कि बाहर का नहीं खाना या ऐसे। तो फ्रेंड सर्कल ऐसा था कॉलेज में वो सब, तो कुछ कुछ बाहर की चीज़ें खाई और डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्टली मना करते हैं। पर वही पीयर प्रेशर या थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है इंसान, कुछ ऐसे और उस एज में हो भी जाते हैं। हाँ जी, तो फिर से उसकी किडनी 2013 में दोबारा से रिजेक्ट हो गई, बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अभी वो 2013 से लेके टिल डेट तक अभी तक वो डायलिसिस पे ही है। हम वीक में 3 बार जाते हैं डायलिसिस लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय, ज़्यादा टाइम हो गया। अच्छा, तो अभी भी डायलिसिस कितने दिन में एक बार कराना होता है आपको? ऑल्टरनेट डेज करना होता है, हफ्ते में 3 बार। ओके। तो 3 बार जाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं। अभी अब 3rd ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिली में कोई भी नहीं है जो कि किडनी डोनेट करे, क्योंकि इंडिया में यही सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की लेते हैं, बाहर की किडनी नहीं ली जाती है। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज में नहीं है ऐसा रूल? मतलब मेरे को यहीं की नॉलेज है, तो यहीं अच्छा। का मालूम है कि यहाँ पे बिल्कुल लीगल नहीं है। वो एक्चुअली शायद ये भी वजह होगी कि आजकल लोगों ने इसे एक धंधा बना दिया है शायद, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को। शायद भी बड़े बन गए हैं, बहुत रैकेट्स बन गए हैं, बहुत धांधली हो रही है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पे। देखिए, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते कि इतनी फुल ऑफ लाइफ लेडी, और मैं जब भी इनको देखती हूँ मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती कि वो ज़िंदगी में किस लड़ाई से लड़ रही हैं। पर ऐसे लोगों से सच में सीखना चाहिए कि कभी मैंने उनके चेहरे पे शिकन नहीं देखी। और मैं आप लोगों को बताऊं कि शी इज़ अ होम मैनेजर, शी इज़ अ वेरी गुड होम मैनेजर, और उसके साथ साथ वो अपना बुटीक भी चला रही हैं। और बुटीक के बारे में कुछ बताइए मधु जी आप मुझे अपने। बुटीक शौकिया बुटीक चलाती हैं आप? हाँ जी, शौकिया। अच्छा। क्योंकि उससे ये होता है कि जैसे मेरे आसपास में मेरा बेटा है और हस्बैंड, और हम लोग मतलब हमेशा हमारा ध्यान अपने बच्चे में लगा रहेगा कि वो बीमार है, और हम लोग भी उसी माइंडसेट से आसपास घर में रहेंगे। तो एक सबसे बड़ा रीज़न है अपने आप को बिज़ी रखने का कि मैं बुटीक में बिज़ी रहूं, और ये मुझे शौक़ था बहुत सालों से। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। अगर आपने जैसे कोई कोर्स भी नहीं किया है, तो मैं कई बार देखती हूँ आपकी ड्रेसेस इतनी, तो बुटीक खोलने के लिए ज़रूरी है कि आपको अ गुड सेंस ऑफ फैशन तो ज़रूर होनी चाहिए। तो आप कुछ ऐसे टिप्स बता सकती हैं कुछ उन महिलाओं को जिन्होंने नहीं कोर्स भी किया है, शौकिया अगर कोई बुटीक खोलना चाहे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी? सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि आप क्या डिज़ाइन कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात है कि पैशन होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए कि आप कुछ भी अगर डिज़ाइन देख रहे हो तो आप एकदम से माइंडसेट में होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे बनेगी। तो मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ था। अपने बच्चों की ड्रेसेस मैं खुद सिलती थी और अपनी बेटियों को वही पहनाती थी, किसी फंक्शन में कहीं पे भी तो मैं वही पहनाती थी। फिर जब बेटे का ट्रांसप्लांट हो गया और उसके बाद में बेटियां भी जो थीं अपना कॉलेज वगैरह में थीं, तो मैं बिल्कुल फ्री थी। तो मुझे ये लगा कि मैं अपने आप को इस तरीके से बिज़ी रख सकती हूँ। ये बहुत तो उस टाइम पे फिर मैंने बुटीक खोला था। बहुत साल हो गए, मुझे तो शायद साल भी याद नहीं है। तो उसके बाद में फिर बस चलते चलते बस यहाँ तक पहुँच गए हैं। दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिविटी। और आप क्या इतने सारे प्रेशर को झेलने के लिए या किसी और तरह के से भी अपने आप को
स्पेसिफाई करती हैं, जैसे कुछ स्पिरिचुअल या कुछ और भी आप मानती हैं? हाँ, गुरुजी हैं हमारे साथ, अच्छा। जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, और एक्चुअल में उनकी वजह से ही मुझे लगता है कि हमारी पूरी फैमिली को स्ट्रेंथ मिली हुई है और हम लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम भगवान को मानते हैं तो ये सब चीज़ें उसमें बहुत वर्क करती हैं। रियली इंस्पायरिंग, रियली इंस्पायरिंग। मतलब इतना सारा कुछ झेलने के बाद आपके अंदर जो थैंकफुलनेस है भगवान के लिए। मैंने देखा है लोग कड़वे हो जाते हैं, थोड़ा सा कड़वा अनबन हुआ सबको कोसना शुरू कर देते हैं, भगवान कुछ नहीं होता। ये जो एक फेथ है ना, ये इंसान को इंसान बने रहने देता है हमेशा। आई एम रियली इंस्पायर्ड, और मैं पहले दिन से इंस्पायर्ड हूँ आपसे, जब से मैंने आपको देखा है। थैंक यू सो मच। आप आज आई हैं। चलिए अब मैं आपको एक और, क्या वर्ड्स मैं यूज़ करूं रेखा जी के लिए। रेखा जी एक ऐसी महिला हैं जो आपको देखने में बहुत साधारण लगेंगी, और मैं पिछले दिनों से जब से इन्हें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, ये गांव की महिलाओं के उत्थान के लिए इतना काम कर रही हैं और निस्वार्थ काम कर रही हैं। तो पहले तो ये जो काम कर रही हैं ये तो कर ही रही हैं रेखा जी। पहले तो हम इनसे इनकी यही वाली, क्योंकि जिसका बेंट हो जाता है, जिसका झुकाव थोड़ा सा समाज सेवा, इंसानियत, इन चीज़ों की तरफ हो जाता है ना, उस इंसान के चारों तरफ एक अलग ही ओरा बन जाता है। लेकिन ये सब करते हुए अभी पिछले दिनों रेखा जी ने जिस तरह का त्याग किया है, उसकी मिसाल आपको जल्दी से कहीं देखने को नहीं मिलती। उन्होंने अपने भाई के लिए अपने लीवर का दान किया है। तो मैं रेखा जी से जानना चाहूँगी, पहले उनके भाई के साथ ये जो भी हुआ है, ये क्या बीमारी हुई भाई को, और कैसे आप इस डिसीजन पे पहुँची? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ कि आप एक इस तरह का प्लेटफॉर्म लेके आए हो कि इसमें सभी लोग आके अपने विचार, अपने जो भी उनके अंदर भाव हैं, या कोई भी किसी कार्य क्षेत्र में कुछ भी कार्य कर रहा है तो आप उसको लेके आ रहे हो और सबके सामने वो चीज़ें आ रही हैं। ये आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे से पूछा कि ऐसी क्या स्थिति आई कि मैं अपने भाई को मैंने लीवर डोनेट किया। एक्चुअली क्या, हम 6 भाई बहन हैं, तो हम 3 बहनें और 3 भाई हैं मेरे। तो मेरा छोटा भाई था, कुछ दिसंबर से पहले की बात है कि मेरे भाई को, छोटे भाई का, जिसका नाम कमल था, उसको लीवर की प्रॉब्लम थी। तो उसको हमने एडमिट कराया दिसंबर में, 28 दिसंबर को। तो उसकी जो मतलब लीवर की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो यहाँ मेट्रो में रखा। मेट्रो के बाद हम उनको ILBS लेके गए। ILBS में ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद फिर हमने ना मैक्स हॉस्पिटल साकेत में बात की, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इमीडिएटली ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा आपको इनका। पहले मेरी भाभी ने मतलब उसके टेस्ट, उसने बोला कि मैं दूंगी, तो पहले बोला ठीक है, लेकिन उनका लीवर फैटी था। अगर आप किसी को लीवर डोनेट भी करते तो आप पहले हेल्दी होना ज़रूरी है, आपका ऑर्गन हेल्दी। हाँ जी। तो मेरे को ये था कि नहीं, मैं पहले अपने भाई को लेके, मेरे के अंदर था नहीं, मैंने शुरू में बोला कि मैं अपने भाई को लीवर दूंगी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं अपने भाई को बचाऊंगी कि उसका ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है, आपका भाई है, आप कर सकते हो। इसके लिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ भगवान को कि मेरे को एक जो मेरा साथी है, जीवन साथी, भगवान ने मेरे को बहुत बड़ी दिया। बात है ये जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सारे टेस्ट हुए। 15 मार्च को टेस्ट मेरे कंप्लीट हो गए, सब कुछ हो गया। 17 तारीख में मुझे एडमिट होना था, 18 तारीख को मेरी सर्जरी होनी थी। लेकिन क्या कहीं से कुछ अनहोनी बोले, या मतलब ट्रेजेडी इतनी कि मेरा भाई 17 की मॉर्निंग में चला गया, जो मेरे से छोटा था। तो उसके बाद काफ़ी, मैं क्या कहूँ कि टूट जाता है कि भाई का बहन का जो रिलेशन होता है, मेरे को लगता है माँ के बाद भाई बहन का रिलेशन ऐसा होता है कि माँ का होता है, ऐसे इस तरह से रिलेशन होता है बहन का। तो अपने बहन अपने भाई को नहीं देख सकती किसी चीज़ के, कोई परेशान है तो मतलब मेरे को काफ़ी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई मेंटली। बस ये है कि बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को। तो उसके कुछ दिन बाद जब भाई का हो गया, हम गाँव से वापस आ गए हम लोग। तो मेरे से बड़ा भाई है मेरा, प्रदीप है उसका नाम।
तो जब हम गांव से, तो उसको हर्निया का प्रॉब्लम था। उसने बोला कि मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को ये सर्जरी करानी है। तो फिर मेट्रो में एडमिट कराया उसको। तो उस मतलब वो 10-12 दिन की बात है मेरे छोटे भाई से। तो अचानक से उसको डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी से पहले कि इनका तो लीवर डैमेज है और 90% लीवर डैमेज है। मतलब छोटे भाई की डेथ हुई और फिर एकदम से पता चला कि आपके बड़े भाई को भी सेम प्रॉब्लम। उसके 10-12 दिन बाद ही। ओह, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या क्या वजह रही दोनों का लीवर क्या? एक्चुअली मेरा भाई जो छोटा था वो मेडिकल स्टोर पे था, तो उसको जॉन्डिस था। उसने क्या, वो खुद ही मेडिसिन खाता रहा। तो जो बाहर का पानी होता है या थोड़ा मतलब उसमें उसने वो पिया, कुछ भी रीजन मान सकते हो आप उसका। तो उसको जॉन्डिस हुआ। जॉन्डिस में उसकी वजह से उसको ज़्यादा केयरलेसनेस, उसको उसने कहा नहीं ठीक हूँ, जॉन्डिस है मेरा, ठीक हो जाएगा। बट नहीं, वो ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई उसकी। बड़े भाई तो मेरे मतलब वाइन, ये दिल्ली टूरिज्म में वाइन शॉप है बदरपुर में, उसमें मैनेजर है। बट वो ड्रिंक नहीं करते थे बिल्कुल। अच्छा। वो कहते हैं ड्रिंक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे वजह हो सकती है, सिर्फ ड्रिंक करना एक वजह नहीं है। तो बड़े भैया के साथ भी ये प्रॉब्लम आई? हाँ जी। तो उसके बाद फिर मतलब 15 दिन जो पहले छोटे भाई के साथ में थे हमारी, सेम कंडीशन हमारी 15 दिन बाद मेरे बड़े भाई के साथ में थी। तो फिर वापस हम उसी स्टेज में आ गए कि मतलब बता नहीं सकते आप, एक चीज़ से भी आप निकले नहीं तो आपके साथ दूसरी, आप बहुत, मैं क्या बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस पेन को। फिर उसके बाद भैया को आईसीयू में चले गए, मेरे बड़े वाले भाई भी वहीं पे लेके गए हॉस्पिटल में। उसके बाद एडमिट किया। उसके बाद फिर सारे टेस्ट हुए उनके भी, तो बोला कि लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मतलब भाई का बेटा है तो उसका भी नहीं, मैं चाहती नहीं थी उसके बच्चे का जाए उसके लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने भाई को मैं दूंगी। मतलब मेरे था अंदर कि मेरा भाई ठीक होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक को खोया है। उसका पेन मैं महसूस कर रही थी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं मर जाऊंगी, मतलब मेरी ऐसी स्थिति थी। मैंने कहा नहीं, कैसे भी हो, चाहे मेरे को कुछ हो जाए, पर मेरा भाई ठीक होना चाहिए, इस तरह का था। तो मैंने अपने भाई को फिर 23 अप्रैल को हमारी सर्जरी हुई, मेरे भाई की और मेरी दोनों की। लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, सक्सेसफुल हुआ। 3-4 दिन में आईसीयू में रही, वेंटिलेटर पे रही मैं। किस हॉस्पिटल में हुआ? मेरा मैक्स साकेत में हुआ मेरा। अच्छा। तो कितने दिन हो गए? 4-5 मंथ हो गए मेरे को। 4-5 मंथ्स हो गए। हाँ जी। तो उसके बाद जब मेरे को 5 दिन बाद, मेरे को 4 दिन बाद मेरे को होश आया, मुझे लगा कि बात हुई है मेरे से। डॉक्टर्स ने आके बोला कि ठीक हो रेखा। मैंने कहा सर ठीक हूँ मैं, बस आप ही बताइए मेरा भाई ठीक है क्या? तो वो डॉक्टर कह रहे पहले ये पूछो कि मैं ठीक हूँ क्या। मैंने कहा नहीं सर, पहले मेरे को बताओ मेरा भाई ठीक है क्या। उसने कहा ये ठीक है देखिए। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, और मतलब सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, और मतलब भाई भी ठीक है और तुम भी ठीक हो। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं मतलब मेरा भाई ठीक है। क्योंकि मेरे को ये लग रहा था, कितनी बार ये टेंशन थी कि कई बार सामने ऐसे केसेस थे कि टेबल पे लोग रह जाते हैं। रेखा जी, आप सच में एक्सेप्शनल हैं और भाई बहन के प्यार की भी मिसाल हैं आप। अच्छा, आपका कितने % लीवर दान किया गया? मेरा 60% लीवर है जो दिया गया मेरा। 60% डोनेट किया गया? हाँ जी। 40% होता है लीवर, फिर रीजनरेट हो जाता है। लीवर इज ऑर्गन जो रीजनरेट हो जाता है, ये तो पता है। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं कि लीवर की आपकी सर्जरी हुई है, उसके अंदर आपका गॉल ब्लैडर भी है, अंदर बहुत सारी सर्जरी होती है उसके साथ साथ। अच्छा। ये नहीं है कि आपकी सिर्फ लीवर की सर्जरी हुई है, आपका बहुत सारे इतने सारे कट्स होते हैं कि आप मतलब जो उसके एडजॉइनिंग ऑर्गन्स हैं वो सबकी सर्जरी होती है। सबकी सर्जरी होती है। सर्जरी, गॉल ब्लैडर आपका निकल जाता है, गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है? बिल्कुल। अच्छा। उसमें आता है, तो इस तरह की सर्जरी होती है। बट जब आपका भाई ठीक हो जाता है, आप सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो आप उस पेन को कुछ नहीं समझते। और मेरे को अच्छा लगता है कि अच्छा लगा कि मैं अपने भाई के लिए कुछ कर पाई, मतलब हम भाई बहन एक दूसरे के काम आ पाए। और मतलब मैं काफ़ी पेन रहा मुझे उसके बाद। आपने देखा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऑपरेशन के बाद आपकी कंडीशन क्या थी? बहुत पेन हुआ? कितने दिन तक आपको पेन महसूस हुआ? या खाने पीने में क्या परहेज डॉक्टर ने आपको बताया? देखो, पेन है, सर्जरी होती है काफ़ी बढ़िया, 42 स्टिचेज होते हैं आपके।
बहुत बड़ी सर्जरी होती है। और मैं अनबेरेबल पेन होता था जब? हाँ, जब होता था उसमें, लेकिन वो कितने दिन तक? वो हॉस्पिटल में 10 दिन में हॉस्पिटल में रही मैं उसमें, तब तक उनका रहा। उसका पेन किलर देते हैं वो तीनों टाइम आपको। अच्छा, तो आपको खाना कितने दिन बाद दिया गया, या लिक्विड और सॉलिड कब तक दिया गया? नहीं, लिक्विड क्या है, कोई जैसे खिचड़ी आपको इस तरह का दिया जाएगा काफ़ी टाइम तक। तो जब तक आप आईसीयू में हो तब तक तो आप लिक्विड पे हो, बिल्कुल प्रॉपर लिक्विड रहेगा। अच्छा। उसके बाद आप जैसे भी आप वार्ड में शिफ्ट होते हैं तो आपके साथ खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई, इस तरह का खाना देना शुरू करते हैं, क्योंकि लीवर को उतना चाहिए। इस तरह से हार्ड कुछ भी नहीं सकते आप। फिर धीरे धीरे 15 दिन बाद मेरा खाना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ, इस तरह से चीज़ें हुई और रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई मेरी। तो बट इतनी वीकनेस होती है कि आप चल नहीं पाते हो, आप बैठ नहीं सकते हो, आपको ऐसे नहीं लेटना है, आपको ऐसे नहीं बैठना है। मतलब प्रॉपर 3 महीने का था मेरा। रूम्स में कोई नहीं आएगा इस तरह से, दोनों भाई बहनों का हमारा ऐसा रहा। तो अब ठीक है भाई। तो अभी आपका वेट कितना उसके बाद? एक बार तो मेरा वेट 52 रह गया था। उसके बाद में जब मैंने मेरी लगभग 10-15 किलो आपका कम हुआ होगा पहले हाँ वेट जी, से? जब मेरी सर्जरी हुई थी मेरा 68 था। अच्छा। एंड उसके काफ़ी दिन बाद मेरा 52 पे आ गया था वेट। अब धीरे धीरे है तो मेरा वेट गेन होगा, उसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि गेन होगा वेट उसमें। तो अब आ रहा है, वापस आ रहा है, रिकवरी हो रही है। तो अभी 4 महीने हो गए आपकी सर्जरी को, तो अभी आपको कैसे, बॉडी बहुत वीक लगती है या अच्छा लगने लगा, पहले से बेहतर लग रहा है? नहीं, बॉडी वीक है। आप देखो, जैसे कि डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव हो। सबसे आपकी कोई भी बीमारी, आप कुछ भी हो, आप किसी भी पेन में डिपेंड करता है स्टेट मेंटल, बिल्कुल वो आपकी मैटर करती है। तो अच्छा, खाने पीने में रेखा जी बाद की डाइट तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब, अब आप न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से ही खाती होंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रोटीन, कार्ब, इन सब का क्या प्रोपोर्शन डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है? अभी प्रोटीन का जैसे अभी डेली, अभी तो मुझे भी काफ़ी टाइम के लिए, बल्कि आपको सुबह अखरोट है, बादाम है, किशमिश है, सुबह खाली पेट आपको वही लेना है। कम से कम 13 से 14 ग्राम का तो आपका रहेगा ही रहेगा, कंटिन्यू आपको लेना है उसके लिए। क्योंकि जहाँ तक अभी मैं थोड़ा थोड़ा महसूस करती हूँ अपने आप को, एक चीज़ मेरे साथ है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। जैसे कि मेरे को वीकनेस तो खैर नॉर्मल बात है कि सर्जरी हुई तो वीकनेस होगी, बट जैसे मेरी थोड़ी थोड़ी मेमोरी को प्रॉब्लम है, भूल जाती हूँ बहुत जल्दी चीज़ें। बात करते करते मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या बात की या किसी से, मतलब कई बार मैंने इस चीज़ को नोट किया है, मैंने कोई चीज़ रखी है, मेरे को याद नहीं है मैंने कहाँ रखी है। अच्छा। तो ये सिम्टम्स हैं मेरे साथ में अभी, मेरे को जैसे मैं फील करती हूँ अपने आप को। बट कोई नहीं, उसमें तो ये चीज़ें तो है, धीरे धीरे हो जाएंगी। एक्सरसाइज है और आप अच्छा सोचोगे, आप अपना एक अलग जैसे आपका वर्क करते हो, तो उसमें सारे तो सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी इस चीज़ में। बहुत धन्य है, मैं तो कहती हूँ ऐसे माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को पैदा किया। और जितनी इतनी अच्छी बॉन्डिंग आज के समय में जो कहीं मिसिंग लग रही है, जैसे परिवार छोटे हो रहे हैं, पहले इतने बड़े बड़े परिवार थे, रेखा जी ने बताया कि 5-6 भाई बहन हैं, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ 1-1, 2-2 भाई बहनों में ही रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो सच में धन्य है रेखा जी आप। तो रेखा जी, आप इसके अलावा अपने बारे में और कुछ बताइए, आप करती क्या हैं आप? मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने बीलिव और एमलिव किया हुआ है। 20 साल मैंने लाइब्रेरी की जॉब की है। अच्छा। कॉलेज में भी किया है, स्कूल्स में भी किया है। बट उसके बाद मैंने रेस्ट लेके इस जॉब के साथ साथ मैंने सोशल सर्विस भी की। हाँ, वो तो मुझे पता है। मैं एक्चुअली अभी इसी पे आने वाली थी। रेखा जी का पन्नाधाय ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट चलाती हैं और ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही हैं रेखा जी। थोड़ा सा अपनी ट्रस्ट के बारे में बताइए, और अभी आपने एक बिजनेस भी शुरू किया है, उसके बारे में भी बताइए। हाँ जी, अगर पहले मैं आपको बिजनेस के लिए बताती हूँ। 7 इयर्स हो गया है मेरा एक फैंसी ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम्स का, बंसल अच्छा। फैंसी ड्रेस। वो मैंने अपने फादर के नाम से, जो मेरा छोटा भाई था कमल, मैंने वो दोनों ने मिलकर शुरू किया था अपने 7 साल पहले। अच्छा। पार्टनरशिप में दोनों ने। तो वो रन कर रहा है और बहुत अच्छा रन कर रहा है। तो उसके लिए अब मेरे को लगता है कि उसके उस नाम को लेके मैं ज़्यादा उस पर वर्क करूँगी, क्योंकि वो मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने बड़े मतलब बहुत कुछ से शुरू किया था कि हम इसको आगे लेके जाएंगे। पापा के नाम से हमने शुरू किया था उसको। इससे अलग जो आपने समाज सेवा की बात की, ये मैं 5 साल से मैं करती हूँ। माता गुजरी पन्नाधाय ट्रस्ट करके एक NGO बनाई मैंने। उसमें मेरा एक ये था कि मैं महिलाओं को लेके, ये था उस टाइम में जब मैंने चीज़ें शुरू की थी, तो जिस समाज से मैं जुड़ी हूँ तो वहाँ महिलाओं को लेके बहुत ज़्यादा नहीं निकलना होता था। तो धीरे धीरे मैंने ये ट्रस्ट बनाया, एक ग्रुप बनाया, धीरे धीरे हमने एक टीम बनी। हमारे में एजुकेशन पे है, स्पोर्ट्स पे है, गाँव की महिलाओं को लेके है,
और जो जेल में बंद कैदी होते हैं, महिलाएं कैदी होती हैं, अच्छा। उनके साथ बच्चे रहते हैं। तो अक्सर साल में एक बार मैं जाती हूँ वहाँ पे। अच्छा, जेल विजिट हाँ जी, करते हैं हाँ आप जी, हाँ, लोग? मैं विजिट ओके, करती हूँ। अच्छा। जो महिला कैदी होती हैं उनके साथ बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे। अच्छा। तो वो अपनी मदर के साथ ही रहते हैं। तो कोशिश ये रहती है हमारी कि अब जितना उनके लिए कर पाएँ अपनी तरफ से। वहाँ पे कई एनजीओज और काम करते हैं, जैसे NP, ये HCL है, किरण बेदी जी का है, हमारा एनजीओ जाता है वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे रजिस्टर्ड है हम लोग। तो बहुत अच्छा। कोशिश करते हैं उन महिलाओं से जाके हम बहुत बहुत बढ़िया। बातें आप जैसे करते हैं। लोगों से तो ये दुनिया चल रही है सच में। ये समाज टिका हुआ है शायद कुछ ऐसे अच्छे इंसानों से। अच्छा, एक सवाल और है रेखा जी मेरा, जब आपने ये डिसीजन लिया, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जैसे मधु जी ने बेटे को दी किडनी, ऑब्वियसली घर में कोई विरोध नहीं होगा। अब आपके लिए डिसीजन अब ये है ना कि एक महिला तो दूसरी फैमिली की हो जाती है, उसके अपने बच्चे हैं, अपना पति है, तो आपकी फैमिली का क्या था रिस्पॉन्स? क्या आपके बच्चों ने और हस्बैंड ने ये नहीं कहा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, मतलब ये भी एक तरह का सपोर्ट उन लोगों का, मैं और आपके अंदर कितना फेथ उन लोगों का, ये उन लोगों को भी क्रेडिट जाता है कि आप, तो बच्चों ने क्या कहा आपको? बड़े बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे बड़े हैं। मेरा बेटा कॉलेज में, बेटी भी कॉलेज में है। हस्बैंड स्पोर्ट्स के है। अच्छा। तो पॉजिटिव इंसान है, मैं बोलूँगी हर चीज़ को बिल्कुल, लेके। वो तो देख के लग रहा है आपको। जी। तो उन्होंने उनको पता था कि ये मतलब देगी, तो मतलब कभी उन्होंने नहीं किया, उनका पूरा सपोर्ट रहा। उन्होंने कहा कोई नहीं, तो अब तू कर, मैं हूँ, मैं देख लूँगा जो कुछ भी होगा। मैंने कहा अगर मेरे को कुछ होता है मेरे बच्चों को देखना बस आप। अगर मेरा भाई ठीक हो जाएगा तो मुझे पता है कि मेरा भाई इतना है कि हर तरह से मेरे बच्चों को संभाल लेगा। अगर मेरे को मेरा भाई ठीक होना चाहिए। मैंने हस्बैंड को बोला, तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड यही नहीं कि इस चीज़ के लिए सपोर्ट, हर तरह से सपोर्टिंग होते हैं। और मैं क्या बोलूँ उनके लिए, तो मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। क्योंकि लाइफ में आप शादी के बाद एक हस्बैंड पे डिपेंड करती है आपकी लाइफ। तो कितनी बार मैंने लड़कियों को देखा है कि उनकी जो अच्छी लाइफ होते बाद में ये आके बहुत बाहर बड़ी बात है, निकलना। वरना मुझे नहीं लगता कि कोई भी हस्बैंड, मतलब उन्होंने इतनी गहराई से आपके इस जज्बे को समझा कि आप क्या चाहती हैं, और हैट्स ऑफ टू देम टू योर फैमिली टू। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग 2 स्टोरीज़ हमने आज सुनी। और आप देखिए कि इतनी सारी नेगेटिविटी है चारों तरफ, और इन दोनों महिलाओं के जीवन में परेशानियां भी कम नहीं है, लेकिन इनका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है समाज के प्रति, इंसानियत के प्रति, मैं कहूँगी वो ज़रा भी हिला नहीं अपनी जगह से। इन 2 कहानियों के बाद एक और कहानी मेरे पास है, और वो एक दुखदाई एंड वाली कहानी है। क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात चल रही है, तो मैं एक और कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मेरी अपनी कज़न की एक कहानी है कि उनके हस्बैंड की दोनों किडनीज़ ख़राब हो गई थी। कुछ साल तक वही कि इतना इजी नहीं होता मिलना डोनर। अल्टीमेटली मेरी कज़न ने डिसाइड किया कि वो देगी, और फिर हुआ यही कि दोनों गए ऑपरेशन थिएटर में अलग अलग। मेरी कज़न की किडनी निकाली गई, ट्रांसप्लांट की गई, बट 2 दिन बाद बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं पर ऑन द बेड उनकी डेथ हो गई, मतलब मेरे जो कज़न के हस्बैंड थे। और फिर आप परिस्थितियां देखिए कि उसको बताया नहीं गया, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं थी बॉडी की ऐसी, और वो रोज़ बेचारी पूछती थी कि कैसे हैं वो, तो कह दिया जाता था। फिर हम सब लोग जब पहुँचे, जब उनकी रस्म क्रिया हुई या जो भी हुआ, तब भी उसको घर नहीं लाया गया, मतलब उसको फिर 1 महीने बाद। तो आप ये सोचिए, मैं उसको देख के सोचती हूँ कि, और फाइनेंशियली वो लोग इतना ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर आया, ऑर्गन भी गया, पैसा भी गया, और आदमी भी गया। आजकल के मेडिकल सिस्टम में तो मेरा बिलीव है, एलोपैथी में मेरा बिलीव है, डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप ज़रूर है, पर इसके साथ ये एक हार्ड फैक्ट है कि आजकल एक पूरी लॉबी लगी हुई है। पूरे मेडिकल सिस्टम जो है और सिस्टम्स की तरह करप्ट हो रहा है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ऑर्गन बिजनेस हो गया है एक तरह का। और इसमें मैं कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में ये भी डाउट आया कि क्या वो किडनी उनके हस्बैंड को ना लगा के किसी और को लगा दी गई वहाँ से, क्योंकि पैसा और कुछ मिल गया। आई एम नॉट अगेंस्ट, लेकिन ये सब हो रहा है। मैं किसी डॉक्टर और मेडिकल सिस्टम को क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरह के डिसीजन जब आप लोग ले रहे हैं तो अवेयर हो के
ये हो सकता है हमारी मिसकंसेप्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर हो रहा है ऐसा। कॉन्क्लूड करने से पहले मैं 2 कॉन्क्लूडिंग रिमार्क अपनी प्यारी सी गेस्ट से लेना चाहूँगी। तो रेखा जी, दर्शकों के लिए अपना एक 2 लाइनर बताइए कुछ। पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी क्योंकि आपने इस पे लाके हमें जो हमने अपने दिल की बातें आपके सामने रखी उसके लिए बहुत बहुत, और ऐसे ही बढ़ता रहे सबकी बातें सामने आती रहे इसके लिए। और मैं यही कहूँगी कि ये कि जो रिलेशन है भाई बहन या कोई भी है, हमें एक पॉजिटिव वे मिले, और ये जो है जहाँ हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाएं। ये ना सोचे कि हमने कोई एहसान किया, नहीं एहसान नहीं है, मेरे भाई के प्रति मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने निभाया। कभी में से कई लोग कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा एक कार्य किया है, कर्म किया। मैंने कहा नहीं, हो भी सकता है पिछले जन्म में मेरे भाई का मेरे पे कुछ कर्ज रहा है, इसमें मेरे को इस रूप में मुझे जन्म मिला है, मैंने उसका चुकाया है। बट हम चाहे इसको कुछ भी कह लें तो हमेशा अपने सही के लिए काम है, और लाइफ जितनी है उतनी रहेगी, मरने से ना डरे की तरह जो भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा। बहुत मतलब है इसमें इतना डरने की बात नहीं है। अगर कहीं जरूरत है आपकी फैमिली में तो आगे बढ़ के आए, उनकी बात बताने के लिए काम क्या करें। बात है, थैंक यू सो मच। आप भी हमारे दर्शकों को अपनी इस पॉजिटिविटी का कुछ थोड़ा सा अंश दें। मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो ये बहुत अच्छा कदम है कि आपने पॉजिटिव डायलॉग के द्वारा हमें यहाँ बुलाया और हमारे से आपने बात करी। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी बात आपसे शेयर करी और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा भी। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें इंसान हैं और हमारी लाइफ में अगर कुछ भी परेशानियाँ आई हैं तो उसको हमें पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो बहुत जल्दी उसको हम लोग अपने साथ लेके चल पाएंगे। अगर हम उन चीज़ों में घिरे रहेंगे और नेगेटिविटी में रहेंगे तो वो जो टाइम होगा उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और उस चीज़ को बड़ा अच्छे से लेंगे, क्योंकि जब वो टाइम ठीक होना है तभी होना है। अगर उस परेशानी में लेके बैठे रहेंगे तो उसका कोई हल नहीं है, अपने टाइम पे ही सब कुछ ठीक होगा। मेरा तो यही कहना है बस। बहुत अच्छा है आपका कहना। चलिए, थैंक यू सो मच। देखा आपने दर्शकों, 2-3 स्टोरीज आज हमने शेयर की आपके साथ, कितनी इंस्पायरिंग, और इंसानियत में वापस जिन लोगों का विश्वास हटने लगे तो ऐसे लोगों से मिलके और ऐसी कहानियाँ सुन के रिश्तों पे, इंसानियत पे, भलाई पे आपका विश्वास वापस आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज के इस एपिसोड में यहीं तक, और ये पॉजिटिव डायलॉग चलता रहेगा और लोगों में पॉजिटिविटी बिखेरता रहेगा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू।